अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मुबाहिसा में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान सैयद बाकर। आज के इस प्रोग्राम में हम पार्लियामेंट के मानसून सेशन की जो कार्रवाई चल रही है इस हवाले से बात करेंगे, जिसमें SIR के मामले को लेकर अपोजिशन की जानिब से काफ़ी हंगामा नहीं कहूँगा मैं, बल्कि एहतजाज हम ये कहेंगे, क्योंकि हंगामा अलग बात होती है। चूँकि जिस तरह से एहतजाज ये किया जा रहा है कि हुकूमत इस हवाले से जवाबदेही करे और साथ ही साथ इस मामले पर पार्लियामेंट में बहस हो, लेकिन हुकूमत की जानिब से यही कहा जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन का मामला है, उनके अख्तियारात का मामला है, इस पर बहस नहीं हो सकती। तो बहरहाल इस पर बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ जो मुल्क में शर्ख्ता गरब हम कहेंगे कि जिस तरह से मौसम इंतहाई सरगर्म है, शिद्दत पर है, मूसलाधार बारिशें हो रही हैं, और बिलखसूस जो हिमालयाई रीजन है यहाँ पर तो बादल फट पड़ने के वाक़यात, लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात, सैलाबी सूरत हाल बन आने के वाक़यात, इसकी वजह से जिस तरह की सूरत हाल बन आई है, जिसमें जानी नुकसानात भी हुए हैं, हो रहे हैं। तो इस हवाले से भी आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि ये जो सूरत हाल है, क्या वजूहात हैं, और जो मौसमियात, महकमे मौसमियात की जानिब से क्या कहा जा रहा है, और इस हवाले से किस तरह से हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है जो काम कर रहा है, इस पर भी हम बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त हमारे नुमाइंदे करस्पॉन्डेंट जम्मू कश्मीर से शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सूरत हाल का हम जायज़ा लेंगे, और फिर इसके साथ साथ न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि सरहद पार भी अगर हम देखें तो बड़ी जानी माली नुकसानात हुए हैं सैलाब की वजह से, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा की बात करें, चाहे वो मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करें, चाहे वो पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात करें, और फिर इसके साथ साथ मुल्क के दीगर हिस्सों में भी, जनूबी हिंद में भी और महाराष्ट्र में भी मौसम इंतहाई सरगर्म है, और आबी ज़खायर बारिशों की वजह से लबरेज हो चुके हैं। कई एक मकामात पर यानी सैलाबी सूरत हाल पेश आ रही है और जानी नुकसानात भी हुए हैं। तो इस पर भी हम नज़र डालेंगे। मेरे साथ शबनम फैयाज जुड़ चुके हैं। इनके अलावा हमारे साथ कुछ ही वक्त में शेख मंजूर अहमद साहब भी, सीनियर सहाफ़ी, सियासी तज्ज़ियाकार, वो जुड़ेंगे। और इनके अलावा माहौलियात के हवाले से, माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से सरगर्म रहने वाले जहदकार डॉक्टर राजा मुज़फ़्फ़र भट्ट साहब भी हमारे साथ कुछ ही वक्त में जुड़ेंगे। मैं सबसे पहले हमारे नुमाइंदे शबनम फैयाज से ये ज़रूर जानूँगा कि इस वक्त कश्मीर में, क्योंकि अलर्ट भी जारी हुए हैं, उस हवाले से भी, और जहाँ यानी अगर हम किश्तवाड़ की बात करें और फिर साथ ही साथ कठुआ की बात करें, तो यहाँ पर जो रिलीफ के काम है वो किस तरह से जारी चल रहे हैं, इस हवाले से हम उनसे जानते हैं। शबनम, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शबनम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि किश्तवाड़ में और कठुआ में, किश्तवाड़ में 4 रोज़ पहले और कठुआ में गुज़िश्ता रोज़ जिस तरह से क्लाउड बस्ट हुआ था, उसके बाद जो नुकसानात हुए, और फिर साथ ही साथ लोग लापता हैं किश्तवाड़ में, किस तरह के जो है इक़दाम चल रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है? जी बिल्कुल, ये काफी अफसोसनाक वाक़या दोनों मकामात पर देखने को मिला। खासकर किश्तवाड़ की अगर बात की जाए तो वहाँ जिस तरह माली और जानी नुकसान हुआ, जो यात्रा में लोग थे, लंगर में वो उस वक्त खाना खा रहे थे, कुछ आराम कर रहे थे, वहाँ एक बस स्टैंड भी था। तो कुल मिला के इसमें बहुत ज्यादा नुकसान जो देखने को मिला, उसे देखते हुए चाहे फौज हो, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस हो, चाहे आम लोग हो, NDRF हो, SDRF हो, तो हर कोई, या सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, हर एक वहाँ पे इस काम में लगा हुआ है। और राहतकारी का काम जो है वो शदमत से जारी है, क्योंकि बारे भरकम पत्थर जो आए थे उस रैली के साथ, उनको हटाना, या उस पे JCB जो है वो उन पत्थरों को हटा रहे हैं, उस मलबे को हटा रहे हैं। कोशिश ये है कि जो लापता लोग हैं, क्या कहीं वो इस मलबे के नीचे तो नहीं है, उसका भी काफी ख्याल रखना पड़ रहा है। जी। और यही फूक फूक कर कदम रखने के हवाले से अगर बात की जाए तो फूक फूक कर ये ऑपरेशन अलग अंदाज से चलाया जा रहा है, ताकि अगर कहीं से कोई डेड बॉडी हो या कोई शख्स हो, उसे निकाला जाए। क्योंकि यहाँ बच्चे, औरतें, मर्द, हर एक या नौजवान, तो उस रैली ने सभी को अपने साथ बहा के ले गया था वो रेला। तो जिसको देखते हुए काफी मतलब इस इलाके में एक मातम सा छाया हुआ है, और सरकार जो है उस पे लगी हुई है,
तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडरान वहां जा रहे हैं, चाहे कांग्रेस हो, चाहे पीडीपी हो, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सरकार में है, या बीजेपी जो उस इलाके में ज्यादा सरगर्म है। सुनील शर्मा जो इनके अपोजिशन के लीडर हैं वो कंटिन्यूसली वहां पे हैं। तो कोशिश ये हो रही है कि जो लापता लोग हैं उनको बाजियाब किया जाए, चाहे वो जिंदा हों, चाहे उनकी हलाकत हुई हो, लेकिन उनके अहल खाना जो है, चाहे वो जम्मू से आए थे, कहीं और इलाके से आए थे, वो बेहद परेशान है, जिनके अभी भी जो लोग हैं वो लापता है। इसी तरह उठवा में जो वाकया पेश आया रोज, तो वहां भी हलाकतें हुई, वहां भी लोगों को नुकसान हुआ उस क्लाउड बर्स्ट से। ये जो बिजली जो बादल फटते हैं तो उसकी वजह से लोगों में तशवीश बेहद ज्यादा है। ये आज हमने देखा कि जम्मू कश्मीर के इस वादी कश्मीर के इलाके में जो पहाड़ी इलाके हैं या मैदानी इलाके हैं, वहां जब बारिशों का सिलसिला जारी कर दी गई कि नदी नालों से लोग जो है वो दूर रहें, वहीं अगर पहाड़ी इलाकों में, ऊपरी इलाकों में कोई किसी भी काम के लिए गया है तो वो महफूज जगह पे रहे, क्योंकि बादल काफी घने हैं और बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ था। क्योंकि जहां नॉर्थ कश्मीर, वहीं साउथ कश्मीर या जम्मू डिवीजन में देखा कि पूंछ, राजौरी, तो इन इलाकों में भी काफी तबाही हुई है। तो इसको देखते हुए सिर्फ सरकार अब पहले लोगों तक ये उनसे अपील कर रही है कि वो ऐसे मुकामात की सैर की तफरी के लिए न जाए जहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, जहां इस तरह के वाकयात रोनुमा हो सकते हैं। तो देखा जा रहा है कि किस तरह लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, लेकिन लोगों पे भी यहाँ पे जिम्मेदारी है, चाहे वो नौजवान हों जो ट्रैकिंग पे जाते हैं, जो पहाड़ी इलाकों पे ऊपर चढ़ते हैं, तो उनसे ज्यादा अपील की जा रही है कि वो इस तरह का कोई सफर ना करे। वही जो गुज्जर बकरवाल लोग हैं जो पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनसे भी ये कहा जा रहा है कि वो भी अपना एहतियात से काम ले, एहतियात बरतने की सख्त जरूरत है। और मैदानी इलाकों में जो दरिया झेलम की जब हम बात करते हैं कश्मीर डिवीजन में, या चिनाब वैली में दरिया चिनाब की बात करते हैं, चिनाब वैली की बात करते हैं, वहाँ जो दरिया बहते हैं, या इसी तरह पूंछ राजौरी जो पीर पंचाल रेंज है, उन इलाकों में जो नदी नाले बहते हैं, तो यहाँ जो मैदानी इलाकों के लोग या कस्बा जाते, वहाँ भी लोगों से अपील की जा रही है कि अगर बारिशें अब शुरू हुई है तो अपना ख्याल रखें, जान माल की हिफाजत करें। और स्कूलों के हवाले से ये बताया जा रहा है कि जहाँ जहाँ ज्यादा खतरात पैदा हो रहे हैं वहाँ स्कूलों को बंद भी किया जा रहा है। जम्मू डिवीजन में हमने देखा कि वहाँ भी स्कूल बंद रखे गए, और इसी तरह रामबन में, डिस्ट्रिक्ट रामबन में, वहाँ भी स्कूल बंद रखने के अहकाम जारी सादर किए गए। तो देखा यही जा रहा है कि लोगों की जान माल की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। लेकिन यहाँ सिर्फ सरकार पे ही जिम्मेदारी नहीं है, फिर हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, फौज, जितने भी इसमें इदारे होते हैं, वो जो मुलविस इसमें होते हैं काम करने के, राहत कार्य का काम करते हैं, तो हम बहुत चीजें करते हैं, दबाव डालते हैं। लेकिन इससे पहले वो जब एडवाइजरी जारी करते हैं, वहाँ लोगों पे जिम्मेदारी है कि वो अपनी जान माल की हिफाजत खुद भी यकीनी बनाए। चाहे बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको बताएं कि जब आप स्कूल जाए, स्कूल आते जाते आप नदी नालों कि आप रुख ना करें, क्योंकि शिद्दत की गर्मी इस बार पड़ी थी। इस शिद्दत की गर्मी की वजह से अक्सर बेशतर हमने देखा कि नौजवान जो है या छोटे बच्चे जो है नदी नालों पे नहाने के बहाने उस शिद्दत की गर्मी से बचने के लिए वहाँ का सफर करते थे और वहाँ जाके वो नहाने के लिए जाते थे। लेकिन इसमें भी हमने देखा कि एक बार हादसे पेश आए, बहुत से नौजवान डूब गए। तो इन सारी चीजों को देखना बेहद जरूरी है। और अगर बादल ज्यादा हैं आसमान पे और बारिशें होनी शुरू हुई है, लगातार बारिशें अब हो रही है, तो इसको देखते हुए अब नदी नालों से लोगों को ये कहा गया कि वो दूर रहें, क्योंकि बादल जब फट जाते हैं तो नदी नालों में पता ही नहीं, यकीन ही नहीं होता है कि कितना पानी आएगा। और हमने टंगमर्ग साइड से देखा कि वहाँ इसी तरह एक नाले में बहुत ज्यादा पानी आया है, और इसी तरह नॉर्थ कश्मीर में भी वाकया पेश आया है, नदी नालों में फिर ज्यादा पानी आया है, क्योंकि ऊपरी पहाड़ी इलाकों में जब बादल फट जाते हैं तो अचानक इनमें नदी जो सूखे पड़े दरिया होते हैं, नदी नाले होते हैं, वहाँ इतना शदीद पानी, शिद्दत का पानी आता है, बड़ी तेज रफ्तार से पानी बहता है, फिर बचना बेहद मुश्किल होता है। अभी जो ताज़ा अलर्ट जारी किया गया, वैसे गुज़िश्ता रोज़ भी महकमा मौसमियात की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर ये लोगों को जो है आगाह भी किया जा रहा है और जो पेशकयासी है वो भी की जा रही है। जिस तरह से कहा गया था कि 17, 18, 19, तो उस एतबार से अगर हम आज देखें तो फिर आज एक ताज़ा अलर्ट जारी हुआ है, वो ये कल के हवाले से है या फिर 24 घंटों के हवाले से है
कि बहुत सारे मकामात पर मूसलाधार बारिश होगी, दरमियानी दर्जे की बारिश होगी, और कुछ वो मकामात भी हैं जहाँ पर फिर एक मरतबा क्लाउड बर्स्ट हो सकता है, लैंडस्लाइडिंग के ख़तरात हैं। तो ये फिर उसके बाद फिर यानी 25 अगस्त तक मौसम में 2 दिन दरमियान में कुछ यानी मतला साफ़ होगा, लेकिन उसके बाद फिर 23 से 25 तक फिर जो है मौसम शिद्दत इख्तियार करेगा। तो इसके लिए जिस तरह की तैयारियां होनी चाहिए, बिलखुसूस क्योंकि 2014 का मंजर भी लोगों के सामने है, तो कहीं ना कहीं एक खौफ पैदा होता है लोगों को कि भाई ये जो वैली है, या फिर अगर हम देखें तो पहाड़ी इलाका है, नदी नाले यहाँ से जो है बहते हैं, तो लोगों में खदशात पैदा होते हैं। उसी एतबार से लोग बेचैन भी हैं, और फिर ये अलर्ट जो जारी हो रहा है, इस हवाले से हुक्काम की जानिब से जो इक़दामात हैं वो किस तरह से किए जा रहे हैं? पानी की नक्कासी बड़ी अहम है। जी शबनम। देखिए, महकमा मौसमियात काफी एडवांस अब हो चुका है, पहले ही वो जानकारी फराहम करते हैं, भले ही फिर उस कदर 100% वो ना हो, लेकिन बहुत ज्यादा अब वही सच निकलता है जो वो एडवाइजरी जारी कहीं ना कहीं एक्यूरेसी देखते हैं हम। जी हाँ, एक्यूरेसी बहुत होती है, तो इस पे अमल करने की बेहद जरूरत है। जिस तरह डायरेक्टर महकमा मौसमियात ने आज फिर कहा कि कुछ दिन 2 दिन इसमें हल्के से दरमियानी दर्जे तक या मौसम थोड़ा बेहतर भी हो सकता है, लेकिन फिर भी ये शुरुआत इसकी हो सकती है, और कभी भी ये बादल फटने के वाकयात पैदा हो सकते हैं, नदी नालों में तूफानी आ सकती है, पानी ज्यादा बह सकता है। तो यही वजह है कि जिस तरह आपने कहा कि किया क्या जा रहा है, किया ये जा रहा है कि जहां भी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, चाहे वो सुबह जम्मू की एडमिनिस्ट्रेशन हो, सुबह कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन हो, तो हर एक जगह पे कंट्रोल रूम जो है वो कायम किए गए हैं, जिसमें एडमिनिस्ट्रेशन लगातार लोगों के मुख्तलिफ इलाकों से जो फोन कॉल्स उनको आती है, वो इस हवाले से उनको मदद फराहम करते हैं, चाहे उसमें हेल्थ डिपार्टमेंट हो, चाहे उसमें फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट हो, दूसरे डिपार्टमेंट्स हो, या खुद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हो, तहसीलदार साहिबान हो, डीसी साहिबान हो, तो वो लगे हैं इस पे लगातार। वो सिर्फ इतना कर सकते हैं कि जो एडवाइजरी है उस हवाले से वो अपने इकदाम उठाते हैं। जैसे अगर कहीं पे दरियाई जहलम जैसे है, अगर इसमें पानी की शिद्दत में पानी की इसमें इजाफा हो सकता है, तो जाहिर सी बात है फ्लड कंट्रोल जो डिपार्टमेंट है उनके जो इस तरह के इकदाम उठाए जाते हैं कि वहाँ बंद जो है उनको किस तरह जल्द अज जल्द, चाहे वो रेत डाली जाए, रेत के थैले डाले जाए, मिट्टी के थैले वहाँ पे डाले जाए, तो वो इस पे अलर्ट रहते हैं, उनके मुलाजमीन अलर्ट पे रहते हैं। इसी तरह हेल्थ डिपार्टमेंट किस तरह वो सर्विस बहाल करे, अगर कहीं पे एकदम कहीं पे बादल फट जाते हैं, लोगों को वहां से निकालना, उनको इलाज करना, वो किस तरह वहां पे पहुंच जाए, अपने एम्बुलेंसेस को तैयार रखते हैं। उन इलाकों जो काफी हसास बादल फटने के, बिजली जब ये आसमानी बादल फट जाते हैं, तो इन इलाकों में जहाँ ज्यादा खतरात इसके हैं, चाहे जिनको हम पहाड़ी इलाके कह सकते हैं, वहां पहले ही वो कायम है वो उनके यूनिट्स, तो वो उस पे लगे रहते हैं। लेकिन फिर भी ये कुदरती आफात होते हैं, आप कितना भी एडवांस हो, लेकिन जब कुदरत का कहर होता है तो फिर वहां उससे बचना बेहद मुश्किल होता है। लेकिन अगर आप एहतियात बरतते हैं, जो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता है, अगर हम इसको ऐसे ही लें कि कोई मसला नहीं है, उसकी वजह से नुकसान ज्यादा हो सकते हैं। लेकिन अगर हम होशियार रहें तो बहुत सी चीजें जो है वो बेहतर हम उनको कर सकते हैं। यही वजह है कि हुकूमत इतना ही कर सकती है कि लोगों को अवेयर करे, उनको एडवाइजरी के जारी करे और उस पर उनको अमल करने के लिए कहे। तो लोगों को चाहिए कि वो सरकार का साथ दें, एडमिनिस्ट्रेशन का साथ दें, चाहे उनको जम्मू कश्मीर पुलिस बताए, चाहे फौज बताए, चाहे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन बताए, जो जहाँ से भी उनको हिदायत बेहतर मिले वो उस पर अमल करें, ताकि उनके जान माल की हिफाजत हो सके। यही इस वक्त सरकार कर रही है, चाहे सुबह जम्मू हो, चाहे सुबह कश्मीर हो। जी शबनम, आप बने रहे। हम नाज़रीन आपको बता दें कि शेख मंजूर अहमद साहब, उनको भी हम कोशिश करेंगे कि वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ जाएं प्रोग्राम में। हम उनसे बात करेंगे, तो मौसम के हवाले से भी ज़रूर बात करेंगे, और साथ ही साथ मानसून सेशन जो चल रहा है इस हवाले से भी हम उनसे बात करेंगे। और SIR का मामला, जिस पर आज भी यानी पार्लियामेंट में काफ़ी इस हवाले से अपोजिशन की जानिब से हंगामा किया गया, एहतजाज किया गया, और हुकूमत से जो है जवाब तलब किया जा रहा है, तो इस हवाले से भी हम जानेंगे। मंजूर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
मंजूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस तरह से यकीनन हम बात कर रहे हैं मुल्क की जो ओवरऑल इस वक्त सिचुएशन है, एक तो मौसम के हवाले से भी और साथ ही साथ पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है इस पर भी हम बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे सबसे पहले जानना चाहूँगा कि पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन चल रहा है इसमें आज भी बहरहाल बिल्स हंगामों के दरमियान पेश की गई, लेकिन जो SIR का मामला है इस पर हुकूमत का जो मौक़िफ़ है वो क्या आपको नज़र आ रहा है? गुज़िश्ता रोज़ इलेक्शन कमीशन की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, किरण रिजिजू ये कह रहे हैं कि पार्लियामेंट पे इस पर बात नहीं हो सकती। तो बहरहाल किस तरह से आप मामले को देख रहे हैं SIR के? ये आपने मुझे कहा। जी जी मंजूर साहब। देखिए, सबसे बड़ी बात है ये एलिगेशंस लगाए गए हैं इलेक्शन कमीशन के बारे में। जी जी। इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट इदारा है। ये समझ में नहीं आता अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी ने इसको एक इदारे के खिलाफ जो इलेक्शन कंडक्ट कर रहा है इसके खिलाफ कोई सबूत भी पेश किए हैं। ये इलेक्शन कमीशन की ड्यूटी है कि वो उनके जो है तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनके बारे में अपना स्टैंड दे। यहाँ दूसरी बात, यहाँ इलेक्शन कमीशन कहता ही नहीं कुछ, ये सारा कुछ बीजेपी ही उनकी तरफ से उनकी डिफेंस कर रहा है। ये एक अजीब बात है। हालांकि बीजेपी को भी इस मामले में कहना चाहिए था इलेक्शन कमीशन को कि अगर किसी पार्टी को आपके बारे में कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात है उनको दूर कीजिए। जी। लेकिन मसला यहाँ पर है इलेक्शन कमीशन ना इसकी जवाब देता है और सोर्सेज के जरिए कहता है। और दूसरी बात, जो इलेक्शन मसलन एक जो SIR जो है जिसके बारे में नई यानी कि कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है जी, इसके बारे में अगर 2024 या 25 वो कहते हैं जनवरी में इसका रिवीजन किया गया है, ये क्या जरूरत पड़ी है कि विद इन 5 मंथ्स आप इसको फिर रिवीजन कर रहे हैं? जो पहले 2003 से पहले कभी उसके बाद कभी नहीं हुआ है जी। ये एक अजीब सी यानी कि चीज है। अगर कहीं है खदशात है, वो इलेक्शन कमीशन का ये जिम्मेवारी है कि वो ट्रांसपेरेंट रहे अपने इलेक्शन प्रोसेस में। अगर कहीं कोताही है, चाहे वो अपोजिशन की पार्टीज की तरफ से उसका कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया जाता है उसमें, ताकि शफाफियत रहे इलेक्शन में। अगर कोई गुंडागर्दी करे, क्या मंजूर साहब आपको ये नहीं लगता कि मतलब इलेक्शन कमीशन को मजीद जो उनको तक़वियत मिली है कुछ इस तरह से कि पार्लियामेंट में हुकूमत तो ये कह रही है कि ये इलेक्शन कमीशन का मामला है और वही जो है उसके खुद मुख्तार हैं, और दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR पर रोक नहीं लगाई है। ठीक है, कहा है कि अगर इसमें कोई खामी पाई जाती है तो इसको जो है रद्द किया जाएगा, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने, सुप्रीम कोर्ट ने मुकम्मल तौर पर इवन अगर शनाख्त जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने इनको जो कहा था वो आज शायद उन्होंने डाउनलोड भी किया लिस्ट। हाँ, जो कहा 64 लाख का जो है जो आप कह रहे हैं डिलीट किया है, उनके नाम बताइए। हाँ, पहले ये भी नहीं बताते थे वो भी सुप्रीम कोर्ट की एक डायरेक्शन मिली उनको कि अगर नाम है किसी को पता ही नहीं था उसका नाम कट गया है या अभी है इसमें। एक तो ये है, इससे क्लैरिफिकेशन हो जाएगी 2-3 दिनों के अंदर जब लोग अपने नाम देखेंगे क्या है, किस वजह से इसको निकाला है। कुछ ये कहते हैं कुछ डेड है इसमें, कुछ ये कहते हैं स्टेट में नहीं है, दूसरे स्टेटों में काम कर रहे हैं। ये चीजें जो है इसी वक्त सारा कुछ क्यों आया, जबकि जब बिहार के इलेक्शन होने, पिछले साल भी यही होना चाहिए था, जब लोकसभा के इलेक्शन से उस वक्त होना चाहिए। ये ऐन मौके पर अगर ये 1 साल पहले ये एक्सरसाइज की होती, किसी को ये अंदेशा नहीं लगता। दूसरी बात, जो हुकूमत का रवैया जो है बड़ा अजीब सा है। हुकूमत को ये इंश्योर करना है कि जो भी बड़े बड़े इदारे हैं मुल्क के, इंडिपेंडेंट इदारे हैं जी, उसके चाहे वो NI हो दूसरे चीज इलेक्शन कमीशन हो, माइनॉरिटीज कमीशन हो, वुमेन्स कमीशन हो या दूसरे कमीशन है, वो इंडिपेंडेंट और ऑनेस्टली काम करे जी जी। अगर यही बात हम बार बार कहते हैं, सबसे ज्यादा वकालत जो है इलेक्शन कमीशन की जो है जी, वो रूलिंग पार्टी कर रही है।
रूलिंग पार्टी को भी अगर अभी जो हाल ही में राहुल गांधी ने एक लिस्ट जो एक कर्नाटका की असेंबली सीट के बारे में जो कहा है जी, जिसमें 1 लाख के करीब वो कहते हैं कि फेक वोटर्स या ये थे जी, एक कुछ वोटर्स का देखते हैं। अरे ये सामने आया डिफेंड कर लिए, भाई इनको कहना चाहिए इलेक्शन कमीशन का आप अपनी वजाहत दो इस मामले में। और वो भी क्या कहते हैं, हालांकि 2 जो प्रीवियस इलेक्शन कमीशन है उन्होंने कहा कि एफिडेविट में इसमें जरूरत नहीं है। एफिडेविट इस सूरत में है जब किसी को वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराना हो, इसके बारे में कुछ खदशात हो तो उसको एक एफिडेविट देना पड़ता है, नॉट ऑन दिस इश्यू जब कोई कहता है। अब उसके बाद क्या कहा, अब ये मांग होने लगी कि 2024 के जो सारे इलेक्शन है उसको नल एंड वाइड किया जाए। आप देखिए एक तरफ इन्हीं का जो है बीजेपी का ही एक लीडर जो पुराने फॉर्मर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर है, उसने कहा कि प्रियंका गांधी ये जो इलेक्शन हुआ है वहां पर अमेठी में यह उसने 90,000 की चोरी हुई है। प्रियंका गांधी के बारे में भी इसने कहा उसके हल्के में 90,000 की चोरी हुई है। वो अब वही कहता है इलेक्शन कमीशन के खिलाफ बीजेपी का जो फॉर्मर मिनिस्टर है वही ये इलेक्शन लगाता है, अनुराग ठाकुर जी अनुराग ठाकुर ने कहा। अगर वो रूलिंग पार्टी का कहता है तो इसमें डिफेंड होने की क्या बात है? ये इट इज ड्यूटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन टू एक्सप्लेन इट्स पोजीशन। वो कहते हैं अगर चोरी हुई है ठीक है, लेकिन उसने वहां से 3.5 लाख 4 लाख वोटों से जीत लिया है। तो जहां पर 80,000 90,000 वोटों की लीड है तो वहां तो सारे आम की चोरी हुई है। ये चीजें जो मतलब गुज़िश्ता रोज जो इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें जो बातें की गई और फिर साथ ही साथ जो दावा किया गया उसको जो रद्द किया गया और फिर इवन ये कहा गया कि 7 दिनों के अंदर आप अपना हल्फनामा दाखिल करें और सबूत पेश करें या फिर जनता से माफ़ी मांगे राहुल गांधी। तो इसको किस तरह से देखें? पहली बार जो पुराने जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर्स और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उसमें से एक मिस्टर रावत है जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहे हैं ये उत्तराखंड से है। उसने क्लियरली कहा जो डिमांड राहुल गांधी ने की उसके लिए हलफनामे की जरूरत नहीं है। वो ये कहते हैं कि वो किसी दूसरे इशू के लिए है। ये कोई इलेक्शन यानी कि कोई नई वोटर यानी कि एनी मौके पर वोटर किसी का नाम गायब है तो उस वक्त वो इसको कहा जाता है कि वो आप हलफनामा दीजिए। और दूसरी बात वो भी क्या कहा बाद में निकाला, पहले ये सोर्सेज के जरिए कहते थे, पहले ये नहीं डायरेक्टली कहते थे। कुछ जो जिसे हम गोदी मीडिया कहते हैं उनके जरिए ये खबर फैलाई गई है। जो ही उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की दूसरी तरफ से ये न्यूज दी गई कि इसको कहिए कि एफिडेविट दिए। इसका मतलब क्या, जब कोई चीज अगर राहुल गांधी ने आरएसएस या किसी के बारे में कुछ कहा तो उसको कोर्ट में घसीटा गया, वो उसने किसी ने एफिडेविट नहीं मांगा जी। राहुल गांधी ने खुद कहा वो अपोजिशन का लीडर है और जो बात वो पार्लियामेंट में कहता है या बाहर कहता है वो कहता है, उस पर इसको चैलेंज कीजिए। एग्जैक्टली इसमें क्या है, इसमें चैलेंज करने की जरूरत है, उसमें एफिडेविट मांगने की क्या जरूरत है? आप कहो ये गलत है और ये भी कहो क्या ये हमारी यानी कि इमेज खराब कर रहा है, हम उसको कोर्ट में घसीटेंगे, वो नहीं कहते हैं। ये चीजें जो है यही डाउट इसी से डाउट होता है जी। और दूसरी बात जी अजीब बात है जो फॉर्मर इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर है वो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड कर रहे हैं और कुछ चीजें उन्होंने ऐसी कही जो उनके यानी कि वो खुद ही सेल्फ गोल जिसे कहते हैं खुद ही बातें की, खुद की सताइश। जी हाँ, आप इस मामले में ये जो है और कहीं ना कहीं आप देखिए जो उन्होंने राहुल गांधी और ये जो है तेजस्वी यादव ने जो वहां पर
प्रोटेस्ट रैली की है इसके खिलाफ, या पार्लियामेंट में आए दिन जो कहते हैं वोट चोरी के मामले में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं वो इट इज गेनिंग मोमेंटम। ये यानी कि लोग भी इसमें जुड़े जाते हैं, और पहली बार जो क्रिटिक्स है और कुछ दूसरे भी जो अभी तक सेंसिटिव थे, जो कांग्रेस या अपोजिशन के साथ नहीं थे, वो भी कहते हैं पहली बार अपोजिशन की तरफ से एक ऐसा सीरियस एलिगेशन है जिसकी जांच होनी चाहिए। मंजूर साहब, अब बात यहाँ पर यह है कि जांच जो करने वाले हैं उन पर भी अपोजिशन का सवाल है। देखें, ईडी की बात कर लें, सीबीआई की बात कर लें, दीगर इदारों की बात कर लें, जो तहकीकाती इदारे हैं, उन पर भी सवाल उठ रहा है खुद अपोजिशन की जानिब से। तो अब कौन सा ऐसा इदारा बाकी रह गया है जिसको खुद मुख्तार कहा जाए? तो अब सवाल यहाँ पर ये कि अपोजिशन अब क्या लोगों को सिर्फ कंफ्यूज कर देंगे या फिर ठोस इक़दाम कुछ कर सकते हैं? अपोजिशन कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग लिस्ट वो नहीं देना चाहते हैं। अपोजिशन कहते हैं जो वीडियोग्राफी हो रही है इसका कुछ दीजिए, वो कहते हैं ये हम नहीं दे सकते, परमिसिबल नहीं है, इसमें कोई लॉ है, प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। अब कहीं ना कहीं जो है मसलन इन्होंने कहा डेड बहुत सारे लोग जो है उनको वोटर लिस्ट काटा। परसों अपोजिशन ने कुछ लोगों को प्रेजेंट भी किया जो जिंदा है। जी वो दे ही नहीं सकते है ना ये। अच्छा, कुछ लोगों के नाम ऐसे हैं कि एक ही ब्लॉक में जो है वो सैकड़ों वोटर्स को इंक्लूड किया है। जी। गुजरात का कहीं, बिहार का कहीं, कर्नाटका का कहीं, महाराष्ट्र में, ये समझ में नहीं आता है ये क्या क्या हो रहा है ये। और ये बहुत एक चैलेंजिंग है। इससे जो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन के बारे में कुछ खदशात थे, कुछ कहा जाता था ये इसका जो है ये इतना इम्पार्शल नहीं है, लेकिन आप जिस तरीके से अपोजिशन एलिगेशन लगा रही है और इलेक्शन कमीशन के लिए ये जरूरी बन गया है कि अपनी जो छवि है उसको बरकरार रखने के लिए, इंडिपेंडेंट इदारे के तौर पर बरकरार रखने के लिए इसको क्लैरिफिकेशन देने की जरूरत है। और जो डाउट्स है अपोजिशन में रिगार्डिंग SIR या दूसरी चीजों के बारे में, उनको दूर करने की जरूरत है, ताकि हिंदुस्तान की जमहूरियत के बारे में सारे इंटरनेशनल लेवल पर बात की जाती थी, ये बहुत ट्रांसपेरेंट है, अच्छी है, ताकि इसकी छवि खराब ना हो। मतलब साहब, अब चूंकि इलेक्शन फौरी तौर पर तो बिहार में है, तो आपको क्या लग रहा है? मतलब ये मामला एक जानिब सुप्रीम कोर्ट में भी ज़ेरे दौरा है, दूसरी जानिब पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है लेकिन हुकूमत इस पर बात नहीं करना चाहती, और तीसरी जानिब देखें तो इलेक्शन का वक्त जो है ज़रूर करीब आएगा। तो अब इसमें अपोजिशन की जो सरगर्मी नज़र आ रही है आपको, वो क्या बता रही है? क्योंकि लोगों को आपने एक तो बता दिया। जी, आखिरी सवाल है मेरा। जी। अपोजिशन में जो राहुल गांधी ने वहां पर 15-16 दिन की जो वहां पर इसने यात्रा शुरू है, वोट अधिकार यात्रा शुरू किया है, एंड इट इज गेटिंग गुड रेस्पॉन्स। आज भी मैं देख रहा था कहीं बहुत सारे लोग थे ये जो है। अब चूंकि बायकॉट इज नॉट द ऑप्शन फॉर अपोजिशन, क्योंकि इलेक्शन कमीशन में कोई भी पार्टी अगर बायकॉट भी करेगा इलेक्शन हो जाएगा। जैसे हमने देखा पहले जो थे अकाली दल ने किया था एक बार, जो पंजाब में किया था इलेक्शन का बायकॉट। तो इसका मतलब, इसका नतीजा ये निकला कि कांग्रेस की हुकूमत आई और सरदार BN सिंह चीफ मिनिस्टर बन गए। इसी तरीके से उसका कोई प्रोविजन नहीं है। कोई छोटी पार्टियां जो है, छोटी पार्टियां हैं, वो इलेक्शन लड़ेंगे, उनको लगेगा शायद उनको चांस बढ़ जाएगा, वो ऑप्शन नहीं है। लेकिन ऑप्शन ये है, जम्मू कश्मीर में भी हुआ ऐसा। जी लोगों में अवेयरनेस कायम करने की जरूरत है, ताकि वो ये समझे कि उनको ये बताना है कि एक तो वोट्स के बारे में अगर कहीं कहीं चोरी का खदशा होता है, बोला उसको रोका जाए, और इसके मामले में जो अवेयरनेस चल रही है वो मेरे ख्याल में बड़ी इफेक्टिव साबित हो रही है। अभी तक तो हम यही कह सकेंगे। ठीक। तो बाकी एक तो लीगल है, तो सुप्रीम कोर्ट के पास केस तो है ही, अब देखना है फाइनल। और दूसरी बात, ये अजीब बात है जी, अगर आपको आधार नहीं माना जाता है, आधार हर एक के लिए है, आधार पासपोर्ट के लिए, आधार इनकम टैक्स के लिए, आधार बैंक अकाउंट के लिए है। जी हाँ,
ये बैंक अकाउंट कौन सा चीज है जिसमें आपको आधार की जरूरत हाँ, नहीं पड़ती है? बिल्कुल, ये नेशनल आइडेंटिटी कार्ड है। और यहाँ पर एक वोटर आईडी के लिए आपको कहते हैं ये आधार नहीं चलेगा। जी हाँ, ये भी एक बड़ा मसला है। ये गवर्नमेंट का जो एक बनाया था, इंट्रोड्यूस किया था, एक यूनिफाइड कार्ड किया था जिसके जरिए सारा कुछ पता चलेगा। आपके सारे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जो है आधार के जरिए ही होती बिल्कुल। बिल आपको अगर गाड़ी लेनी है, एवरीथिंग, टेलीफोन जी कनेक्शन, हाँ, बिजली, पानी का कनेक्शन, गैस का, हर एक के लिए आपको आधार चाहिए। एग्जैक्टली। और सिर्फ यहाँ चीज है जिसमें नहीं चाहिए। ये भी चीज़ वाकई जो है इस जानिब जो है तवज्जो की ज़रूरत है। बहरहाल देखना यही होगा कि क्या होता है आगे। बहुत बहुत शुक्रिया मंजूर साहब, शबनम फयाज साहब, मैं दोनों का शुक्रिया अदा करता हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे और फिर हमारे साथ राजा मुजफ्फर भट्ट साहब भी जुड़ेंगे, जो माहौलियात के हवाले से जो है जहदकार हैं और RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर के सरबराह हैं। उनसे भी बात करेंगे और मौसम की सूरत हाल किस तरह से बन रही है उस पर उनसे हम जानकारी लेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। नाज़रीन, ब्रेक के बाद मुबाहिसा में आप सभी का दोबारा खैर मक़दम है। हम बात करेंगे जिस तरह से हमने बात की कि किस तरह से मौसम, बिलखुसूस जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ की बात की, कठुआ में बात की, बादल फट पड़ने से और लैंडस्लाइडिंग की वजह से न सिर्फ यानी जम्मू कश्मीर बल्कि हिमालयाई रीजन में जितने इलाके हैं वो सारे मुतासिर हैं। उत्तराखंड में हालिया दिनों जिस तरह से बादल फट पड़े थे, जो हलाकतें हुई, और फिर इसके साथ साथ न सिर्फ ये हमारे मुल्क की बात बल्कि अगर हम सरहद पार भी देखें तो जिस तरह से खैबर पख्तूनख्वा में और ख़ुद पाक मकबूजा कश्मीर में जिस तरह के हालात बने हुए हैं, वहाँ 650 से ज़ायद जानें जा चुकी हैं, बड़ी तबाही हुई है, सैकड़ों अफराद लापता हैं। उसी तरह से अगर हम इधर भी देखें और मुल्क में भी हम देख रहे हैं कि एक मौसम बेतरतीब भी हमको नज़र आ रहा है, बड़ा शदीद नज़र आ रहा है। यानी अगर गर्मी हो रही है तो इंतहाई शिद्दत की गर्मी हो रही है और फिर बारिश भी हो रही है तो उस अंदाज़ की, यानी जिस तरह से हम कुछ माजी में देखा करते थे, इसमें कुछ तब्दीली ज़रूर देखी जा रही है। तो बहरहाल क्या वजूहात हैं, क्या मामलात हैं और किस तरह से जो है हम इस चैलेंज से निपटने के लिए काम कर रहे हैं, इस हवाले से भी हम ज़रूर बात करेंगे। मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर राजा मुजफ्फर भट्ट साहब, सदर RTI मूवमेंट जम्मू कश्मीर। समाजी व माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ात के लिए आप एक जहदकार हैं, आपकी मुसलसल जद्दोजहद इस हवाले से होती है। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जी, मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले जिस तरह का माहौल या फिर माहौलियात का जो यानी एक मंजर हमारे सामने नज़र आ रहा है, पहले उत्तराखंड का जो क्लाउड बर्स्ट हुआ था उसमें जाने गई, उसके बाद फिर हमने देखा कि किश्तवाड़ में किस तरह की सूरत हाल हुई, गुज़श्ता रोज़ कठुआ में भी हुई। मैं जानना चाहूँगा आपसे कि अगर हम थोड़ा सा जायज़ा लेते हैं तो ठीक है, ये तो कुदरती यानी आफात हैं और ये जब भी होती है तो फिर यकीनन नुकसानात होते हैं, लेकिन क्या आप पहले में और अब में मौसम में कुछ तब्दीली देख रहे हैं जिसकी वजह से ये सूरत हाल पेश आ रही है? जी डॉक्टर साहब। जी डॉक्टर साहब, आवाज़ मेरी मिल रही है आपको? जी, मौसमी तब्दीली जो है बिल्कुल साफ साफ जाहिर है, ये तो जाहिर सी बात है, मौसमी तब्दीली है। जी जी। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि पहले जो है बादल नहीं फटते थे। जी जी जी। बादल जो है आज से 1000 साल पहले भी फटते थे, 500 साल पहले भी फटते थे, 300 साल पहले भी फटते थे जी। और इसके जो साफ साफ जो हमें इसके जो दिखता है प्रैक्टिकली, जो हमारे पास बड़े बड़े पत्थर है, बड़ी बड़ी चट्टाने हैं यहाँ पे जो पहाड़ों से नीचे होके आई है, वो तो बादल फटने से ही आई है, पानी के बहाव से ही आई है। दैट मीन्स बड़े बड़े सैलाब के रेले पहले भी आते थे जी। मगर मसला है कि जिस शिद्दत से अब कॉन्स्टेंटली आ रहा है, पहले जो है बादल फटने के वाक़ात 5 साल में एक बार होते थे, हाँ। 3 साल के बाद, 4 साल के बाद, कॉन्स्टेंटली हर साल 3 बार 4 बार बादल फट रहे हैं। एक तो ये बात है। दूसरी बात यह है कि जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो गया, हाँ। इन पहाड़ों में, इन जंगलात में आबादी नहीं होती थी, वहां पे ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं था और उसकी वजह से वहां पे इंसान जो है जानी और माली नुकसान उतना नहीं होता था, क्योंकि अब हमने जो है सड़कें बनाई, हमने बड़े बड़े टनले बनाए, हमने बड़े बड़े हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स बनाए
इन पहाड़ों के अंदर, इन दूर दराज इलाकों के अंदर, इन ग्लेशियर्स के नजदीक, उसकी वजह से जो हमने वहां पे तब्दीली लाई, मैन मेड डिजास्टर जो हमने किया, हमने टनले बनाई, हमने ब्लास्टिंग किया वहां पे, तो वहां पे हजारों लोग वहां पे हैं, कोई यात्रा के नाम पे, कोई किसी चीज के नाम पे, कोई किसी चीज के नाम पे। अब जो लोगों का जमावड़ा होता है, जैसे अगर हम बात करें कसौटी की बात करें, जो वहां पे मशेल यात्रा होती थी, मचेल यात्रा आज नहीं हो रही है, मचेल यात्रा बिल्कुल बहुत सारे सालों से हो रही है जी। मगर वो लोग वहां से पाडर से फिर बिल्कुल मचेल माता का जो मंदिर है वहां तक पैदल जाते थे। अब इन्होंने क्या किया, अब इन्होंने रोड बनाया, अब इन्होंने सड़कें बनाई। पहले कितने जो लोग जाते थे, 500-600 लोग जाते थे, 700-1000 लोग जाते थे जी। 5-10 दिन के लिए, 5-6 दिन में यात्रा होती थी। अब इन्होंने वहां पे हजारों लोगों को लेने लगे। पिछले साल 3 लाख गए और इस साल उन्होंने टारगेट रखा था कि हम 5 लाख लोग जाएंगे। ये कौन सी अक्लमंदी की बात है? ये कौन सा मजहब आपको सिखाता है? मजहब तो जो हमारा नेचर जो है वो एक अलग चीज है। कोई भी मजहब हो जी, कोई भी मजहब नहीं बोलता आपके कोई कि आप लाखों की तादाद में पहाड़ों पे जाइए, ग्लेशियर्स पे जाइए, कोई मजहब नहीं बोलता है। ये हमने खुद तैयार किया, हमने खुद ये जो है इन चीजों को बढ़ावा दिया है और इससे इसका नतीजा क्या निकला, हमने उन इलाकों में वहां पे जो है लंगर लगाए, हमने मकाना तामीर किए, होटल तामीर किए, ये तामीर किया, वो तामीर किया। जो ये नेचुरल पैसेज होता था, इस पानी का जो बहाव आता था जी, बादल जब फटते थे ऊपर, इसका एक नेचुरल पैसेज होता था जी जी, वो वहां से निकल जाता था। मगर जब हमने आजू बाजू में मकाना तामीर किए, होटल तामीर किए, गेस्ट हाउस तामीर किए, वहां पे लंगर लगाए और वहां पे जब हजारों लोग मौजूद थे वो उस बहाव में आ गए, फंस गए, वो खत्म हो गए। सेम इज द केस जो हमारा खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान का इलाका, स्वात का इलाका है, वहां पे भी टूरिज्म के नाम पे इतनी ज्यादा कंस्ट्रक्शन हुई है। ये जो स्वात का दरिया है, क्योंकि हम यूट्यूब पे देखते रहते हैं चीजें, वहां पे टूरिज्म, वहां पे बहुत ज्यादा टूरिस्ट जाते हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, बाकी जगहों से, और इतनी हिफाजत कंस्ट्रक्शंस वहां पे हुई है, डैम्स बनाए गए हैं, तो उसका भी नतीजा अपने का 600 लोग खत्म हो गए वहां पे जी। हमारे यहाँ पे भी तकरीबन 100 के आसपास लोग मर गए, अभी भी 100 लोग वहां पे गायब है, लापता है जी हाँ, बड़ी तादाद जी हाँ। केस उत्तराखंड में धराली में ऐसा ही हो गया। तो अगर हम इन चीजों से बाज नहीं आएंगे, हम खत्म हो जाएंगे, तबाह हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, यहाँ पर अब ये तो बात ये होगी ना, जैसे अमरनाथ यात्रा में लाखों की तादाद जो है जा रही है और पुरखतर, हम जो है बाहर से देखते हैं तो हमको अंदाज़ा होता है कि कितना यानी ख़तरनाक वो रास्ते होते हैं, लोग अपनी जानों पर खेल कर जो है जा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत सारे मकामात पर, बहुत सारे मौक़ों पर हुक्काम की जानिब से, चाहे वो अगर हम सड़क से गुज़र रहे हैं, अगर 2 व्हीलर पर गाड़ी पर सवारी कर रहे हैं तो हेलमेट पहनना बड़ा लाजिम होता है, अगर नहीं पहनेंगे तो आपको चालान हो जाएगा। मतलब इतना सरकारें जो है ख्याल रखती हैं शहरियों का कि उनकी जान की हिफाजत हो सके। तो ये जो इलाके हैं, जिस तरह से आपने भी उसका जिक्र किया, तो मैं जानना चाहूँगा कि इस हवाले से मतलब क्या ये एक बड़ा हसास मामला है कि भाई इस पर बात ना की जाए, नहीं होनी चाहिए बात। लेकिन फिर दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि भाई लोगों की अगर ऐसा कोई वाक़या हो जाता है तो लातादाद लोगों की जानें चली जाएंगी। तो इस हवाले से क्या माहौलियात का तहफ़्फ़ुज़ करने वाले जो ज़िम्मेदार इदारे हैं या फिर डिपार्टमेंट हैं, वो कुछ इस हवाले से कुछ सोच सकते हैं, या फिर उनको बात की जा सकती है, या फिर ये बिल्कुल मतलब ये बड़ा हसास मामला है, इस पर बात ही ना की जाए, ऐसा मामला है? देखिए, ये तो आप बिल्कुल आया हो गए, अब तो बात करनी पड़ेगी, क्योंकि हम ये देख रहे हैं, मतलब मैं भी अगर देखूं कई बरसों से हम जो है खबरें दे रहे हैं, तो पहले उतनी यात्राएं नहीं हुआ करती थी। अब ऐसे ऐसे मकामात हम देख रहे हैं कि बिल्कुल जो अननोन हुआ करते थे, बिल्कुल किसी पहाड़ी के कोने में जहां पर बिल्कुल लोग भी नहीं है, लेकिन वहां पर अब कोई ना कोई जो है यात्रा का आगाज़ हो रहा है, कोई ना कोई दर्शन के हवाले से जो है कुछ ना कुछ चीज़ का आगाज़ हो रहा है, बिल्कुल पुरखतर मकामात कश्मीर के मैं कह रहा हूँ। तो मैं जानना चाहूंगा इस हवाले से क्या है जी। जो है इन चीजों को बहुत ही ज्यादा पॉलिटिसाइज किया गया बदकिस्मती से। हाँ, ये एक स्पिरिचुअल होती थी, यात्रा होती थी, स्पिरिचुअल यात्रा होती। अगर हम अमरनाथ की बात कर रहे हैं, यात्रा जो होती थी अमरनाथ जी गुफा पे जी, वहां पे ये तकरीबन रक्षाबंधन के आसपास एंड होती थी, और रक्षाबंधन से पहले 5-6 दिन ये यात्रा करते थे वहां पे, और रक्षाबंधन के आसपास जो कि 8 या 9 अगस्त के आसपास ये यात्रा कल्मिनेट होती। दैट मीन्स
1 अगस्त को शुरू होती थी, 8 या 9 अगस्त को एंड हो जाती थी। पहले ऐसा ही होता था जी, क्योंकि हमारे रिश्तेदार, मेरे नाना जी वहाँ पे हुआ करते थे एक जमाने में अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट में। हाँ वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे वहाँ पे 2 साल पहले। जी, वो वहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू के रहे, तो वो मुझे कहते थे कि कितने लोग होते थे वहाँ पे। 500, 700, 1000, 2000 लोग मैक्सिमम जाते थे उस वक्त में जी। बट ये जो है पिछले 15 सालों में इन्होंने इतना ज्यादा इसको ये कर दिया कि नहीं ये हमारी ये है, ये हमको दिखाना है। ये नहीं होता है, ये अच्छी बात नहीं है, ये ठीक बात नहीं है। हमें जो है सेम इज द केस विद बाकी जगहों पे। इतना इन्होंने जो है ये तीर्थ स्थान जो थे, इतने लोग जाने लगे वहां पे, चाहे केदारनाथ हो, बद्रीनाथ हो, अमरनाथ हो, या हमारे बाकी जो है कैलाश यात्रा हो, फिर आपका ये हमारा जो अभी यहाँ पे मचेल यात्रा हो अपने किश्तवाड़ इलाके की, बहुत ज्यादा लोग जाने लगे हैं जी। मुझे लगता है कि इसमें अब सोचना चाहिए हमें। हमारे हुकूमती इदारे हैं, हमारे रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस है, चाहे हिंदू ऑर्गेनाइजेशंस है, या हमारे जो रिलीजियस लीडर्स हैं। डॉक्टर साहब इसको सीधे नाम दिया जाता है रिलीजियस टूरिज्म का नाम, और फिर इस हवाले से इसको प्रमोट करने के लिए, और जिस तरह से दिल्ली से भी बाद मौक़ों पर बातें हुई कि कश्मीर जो है ऋषि मुनियों की धरती है और मंदिरों की धरती है, तो यहाँ के जहाँ जहाँ रह गए हैं बहुत सारे ऐसे प्राचीन हैं, उन सबको जो है देखा जाएगा और उन सबको जो है बहाल किया जाएगा। और वो ज़्यादातर ऐसा ही मालूम हो रहा है कि कोई ना कोई गुफा, कोई ना कोई पहाड़ी टीले पे, या फिर जी बिल्कुल 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 सही बात है, बिल्कुल सही बात है। ये आप प्लान कर रहे थे कि प्लान इनफैक्ट किया हुआ है कि अब हम अमरनाथ जो गुफा है वहां तक सड़क ले जाएंगे, हाईवे बनाएंगे वहां तक। हाँ, वहां तक हाईवे बन गई, कोल्हाई ग्लेशियर वहां तक पिघल जाए, क्या हो जाएगा फिर? ये लम्हा फिक्रिया है ना जो आज हो गया। मुझे लगता है जो उन्होंने जितने भी डिसीजंस उन्होंने लिए हैं, प्लान बनाए हैं, चाहे मिनिस्ट्री ऑफ हाईवेज है, रेलवेज है, या बाकी जो इदारे हैं जिन्होंने प्लानिंग की थी कि अब हम यहाँ पे भी रास्ता लेंगे, यहाँ पे रोड बनाएंगे, अमरनाथ तक भी हाईवे ले लेंगे, अब उनको सोचना चाहिए जी। अगर उनके जहन में अभी भी ये बात नहीं आती है, मुझे लगता है कि तो कोई बेवकूफ लोग होंगे फिर। मतलब इससे ये लोगों को मरवा रहे हैं सीधे। क्या लोगों को मारना है? डॉक्टर साहब जैसे ही बात होगी तो ये इसके बाद भी हम नहीं जागे। जो थराली में हुआ, जो अभी यहाँ पे हुआ, किश्तवाड़ में हुआ, कश्मीर के अंदर बड़ा अफसोस, अभी हमारा सांबा में, कल कोठवा में देखिए कितने 6 लोग मर गए वहाँ पे, 7 लोग जी जी कोठवा में। जी हाँ, उससे पहले फिर हिमाचल में, उत्तराखंड में, फिर यहाँ पे खाइबर पख्तूनख्वा। ये पूरा हिमालयी बेल्ट जो है इतना वोलाटाइल है, ये इतना वोलाटाइल हो चुका है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ चुकी है। हमने जंगलों को काटा है, हमने जंगलों के अंदर से सड़कें बनाई है, रेलवे बनाई है, टनल बनाई है, हाईवे बनाई है, हमने वहां पे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाई है। हमने पहले ही जो है कुदरत के साथ, नेचर के साथ हमने जंग छेड़ी हुई है और उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। और अगर हम अभी भी नहीं जाग जाए, मुझे लगता है कि हम आने वाले 10-15 सालों में ही बर्बाद और खत्म हो जाएंगे। जी डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैंने इससे पहले भी प्रोग्राम में आपसे सवाल किया था। एक तो ये चीज़ हो गई, और इसके साथ साथ ये बात होती है कि भाई आपकी तामीर तरक्की के लिए सड़कों की ज़रूरत है, आपके पास रेल आने की ज़रूरत है, आपके पास जो है दीगर प्रोजेक्ट्स की ज़रूरत है, तो वो सारी चीज़ें आप ही के पास, आप ही के तरफ से जो है मुतालबात होते रहे हैं, तो उसी के हवाले से दिल्ली की जानिब से ये इक़दामात किए जा रहे हैं, तो फिर मुखालिफत क्यों? देखिए, मैं जब यही बात लिखता था, मैं पिछले 15 सालों से ही चीज पे लिख रहा हूँ, बोल रहा हूँ, वीडियो बना रहा हूँ जी, रिसर्च कर रहा हूँ। बहुत से लोग मुझे बोलते थे आप डेवलपमेंट के खिलाफ हो, तरक्की के खिलाफ हो, पता नहीं क्या बोलते रहते हो। उनको खुद देख रहे हैं वो जी। बहुत सारे दोस्त जो इसके खिलाफ थे 2-3 दिन से मुझे फोन कर रहे हैं, डॉक्टर साहब आप सही बोल रहे हैं, सही ऐसा हो रहा है, सही ऐसा हो। मैंने बोला अभी बहुत कुछ और होने वाला है। इन्होंने बहुत सारी नदियों के रुख मोड़ दिए, उन्होंने उन नदियों को मैदानों से निकाल दिया। आप मुझे अंदाजा कीजिए, अब अगर उस नदी के ऊपर से कहीं पे बादल फट गया सीरियसली, उस मैदान का क्या होगा? उस मैदान के निचले इलाके में जो बस्ती है वहां पे क्या होने वाला है? इन्होंने नेचुरल पैसेजेस पे जो है हमला कर दिया। जो नेचुरल पैसेजेस थे इन नदियों के, वहां से जो ये बादल फट के वहां से फिर जो पानी निकलता था, उनके ही पास में मकानात बनाए।
उनके पास में ही होटल्स तामीर किए, उनके पास में ही गेस्ट हाउस तामीर किए, उनके पास से ही हाईवे बनाई, रेलवे बनाई, टनल बनाई। वो तो निकलेगा ही, वो तो खत्म हो ही जाएगा। वो जितने भी लोग वहां होंगे वो भी मर जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, ये बादल फटना कोई नई बात नहीं है। हाँ, अब एक चीज है कि मौसमी तब्दीली की वजह से इसमें जो है बादल फटने के वाक़ात जो बढ़ गए जी। मसला है कि जहां से फिर फट के जब ये निकलता था, एक पैसेज होता था, हमने उस पैसेज को वहां पे इंटरफेयर किया। उसके आजू बाजू में हमने तामीरात खड़े किए, हमने उसके बाजू में मकाना तामीर किए, पॉपुलेशन बढ़ गई, वहां से यात्राएं जा रही है, वहां से लोग जा रहे हैं, वहां से लोग चल रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ गई है, तो उसकी वजह से वो उसकी जद में आ जाते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें ये किस तरह का मतलब फर्क हम देखते हैं कि आसाम की अगर हम बात करें तो वहां पर दरिया जो मारूफ है, नाम मैं उसको भूल रहा हूँ, शायद ब्रह्मपुत्रा, तो उसके अतराफ अकनाफ में बात सेलेक्टिव आबादियां हैं जिनके हज़ारों को वहाँ से जो है वो ख़ानदानों को निकाल दिया गया, उनको रिहैबिलिटेट पहले नहीं किया गया बल्कि पहले उनको वहाँ से निकाला गया। और फिर इसके साथ साथ हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे मकामात से बहुत सारी आबादियों को जो है वहाँ से निकाला गया और बिल्डोज़र की कार्रवाइयाँ हमने देखी। इसी तरह से अगर हम देखें कि नदी नालों के क़ुर्ब व जवार में जो आबादियाँ हैं उनके हवाले से ये ऐलान किया गया, मुकामी जो बल्दिया है उनकी जानिब से जो कार्रवाइयाँ हुई, तो ये चीज़ हम देखते हैं। वहीं अगर हम उत्तराखंड में देखते हैं, वहीं हम हिमाचल में शिमला में देखते हैं, कुल्लू मनाली में हम देखते हैं कि वहाँ पर पहाड़ियों की चोटियों पर मकानात बल्कि बिल्डिंग्स बनी हुई हैं एक के ऊपर एक। तो ये क्या कानून है, मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि आप तो ये सारी चीज़ें देखते हैं, तो ये किस तरह का कानून है कि कहीं पर हम देखते हैं कि वहाँ पर जो है कार्रवाई होती है, वहाँ पर बनाने नहीं दिया जाता, अगर बने हुए भी हैं बरसों से तो उनको जो है उनके खिलाफ जो है कार्रवाइयाँ हो रही हैं, और यहाँ पर खुलेआम हम देख रहे हैं कि हज़ारों लाखों की आबादी है, होटल्स हैं वहाँ पर, तो वो किस बुनियाद पर, क्या लॉ है वहाँ पर, जानना चाहूँगा। बदकिस्मती है ना, अगर आप उत्तराखंड में जाएंगे, चाहे नैनीताल हो, मसूरी हो, शिमला भी है, शिमला है, बाकी जगहें हैं, वहाँ पे जो कार्रवाई करनी थी उनको जितने भी इदारे हैं, चाहे बल्दिया है, चाहे टूरिज्म अथॉरिटीज हैं या बाकी अथॉरिटीज हैं, वो कार्रवाई वहाँ करनी थी। उन्होंने उन जगहों पे कार्रवाई की जहाँ पे उसका उतना इम्पैक्ट, उतना माहौलियाती नुकसान नहीं हो सकता था। उन्होंने कार्रवाइयाँ जहाँ पे करनी थी सियासी बुनियाद पे, बाकी बुनियादों पे वो हम सबको पता है क्या था वहाँ पे, मतलब जहाँ पे इनको कार्रवाई करनी थी वहाँ पे नहीं की। वहाँ पे इनफैक्ट बड़े बड़े लोगों ने होटल्स तामीर किए, गेस्ट हाउस तामीर किए, वहाँ पे जमीनें खरीदी, जंगलात की जमीनें, पहाड़ी जमीनें खरीद ली, और वहाँ पे कोई सिस्टम, कोई मास्टर प्लान के तहत उसकी ध्वजा उड़ाई गई। और वहाँ पे फिर हम देख रहे हैं उसकी हालत वहाँ पे क्या हो रही, वहाँ पे हमारे साथ क्या हो रहा वहाँ पे। तो काश ऐसा होता कि उन्होंने वहाँ पे भी जो है तो वही मापदंड उसके लिए रखा होता। जी। नहीं, अगर किसी ने वायलेशन की है, एनवायरमेंट की वायलेशन की है, बाकी लॉज की वायलेशन की है, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें, मगर उन्होंने तो कार्रवाई नहीं की, फिर कुदरत ने खुद ही कार्रवाई की इसमें, अब क्या कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसमें यानी अगर हम देखें 17 सस्टेनेबल गोल्स जो गालिबन जिस तरह से आलमी सतह पर हम भी जो है उसका हिस्सा हैं, तो उस हवाले से माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ात के हवाले से हम बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में हम भी जो है हिस्सा लेते हैं, हम भी शिरकत करते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं, तो क्या हमारी जवाबदेही है? और उस हवाले से बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें होती हैं, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, तो फिर ये सारी चीज़ों को अगर हम देखें तो क्या मतलब इसका इम्पैक्ट जाएगा और जा रहा है, और किस तरह से वो भी जो देखने वाले हैं इसको किस तरह से देखते हैं और उनकी क्या मतलब जिम्मेदारियां हैं? देखिए, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs ने कहा जाता है, उसके लिए इंडिया भी सिग्नेटरी है, हमारा मुल्क जो है उन्हें बड़ी बड़ी बातें करते हैं वहां पे, मगर वो उन्हीं कॉन्फ्रेंसों तक महदूद रहता है। जब हम जमीन सतह पे देखते हैं, चाहे फॉसिल फ्यूल को कम करने के लिए हो, थोड़ी सी उसमें पहल हो रही है कहीं कहीं पे, मगर जो बाकी चीजें हैं, खासकर जो हमारे प्लास्टिक के हवाले से है, अनसाइंटिफिक वेस्ट डिस्पोजल के हवाले से है, जंगलों का कटाव है, जंगलों के अंदर पहाड़ी इलाकों में कंस्ट्रक्शन करना, वहां पे जो है डिफॉरेस्टेशन करना, वहां पे बड़े बड़े हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाना, ये कॉन्स्टेंटली चल रहा है। और वो सीधे जो है जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए जितने भी कॉन्फ्रेंस हुए, COP26, COP27, COP25, तो जितने भी उन्होंने वहां पे मुआहदे साइन किए हैं, जितने भी वहां पे ये किए हैं, ये उनकी खुलम खुला वायलेशन है।
मुझे लगता है इसके लिए जो है हमारी सरकार को जागना चाहिए। जो भी वाकयात हुए हैं उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में या हमारे पड़ोसी मुल्क के अंदर जी, तो मुझे लगता है कि इनको जाग जाना चाहिए और बिल्कुल जो है जितने भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इन्होंने वादे किए हैं, जिन भी उन्होंने कागजात पे दस्तखत किए हैं वहां पे, उनको अमली जामा इनको पहनाना चाहिए। डॉक्टर साहब, इसी के साथ मैं जानना चाहूँगा, एक चीज़ तो ये मामला हो गया, लेकिन मैं माहौलियात के हवाले से ही जानना चाहूँगा कि नदी, नाले, दरियाएँ, ये सारे जो है मतलब कुदरत का अतिया हैं और उसी के वसाइल हैं, इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद यानी अगर हम देखें कि जिस तरह से इंडस पर कोई प्रोजेक्ट यानी डैम बना देने की बात, तो अगर ऐसा किया जाता है, बहरहाल उसका कोई भी वजह हो, लेकिन वो कितना यानी इफ़ेक्ट कर सकता है, वो कितना फ़ायदेमंद हो सकता है या कितना जो है तबाहकुन हो सकता है, मतलब ये भी जो प्लानिंग है या फिर जो कहा जाता है, इसके तनाजुर में मैं जानना चाहूँगा। देखिए इतनी सी बारिशें हुई, थोड़े से बादल फट गए और ये हालत होगी। अगर आप इंडस पे बड़े बड़े डैम्स तामीर करेंगे, पानी नहीं छोड़ेंगे वहां पे, हम तो डूब ही जाएंगे फिर। अच्छा, जितने भी हमारे इलाका जात है, इस जम्मू कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, खासकर यहाँ से हमारा जम्मू कश्मीर हिमाचल है, जहाँ से निकलते हैं इंडस की ये जो ट्रीटी के वहाँ से जो वाटर बॉडीज है, नाले हैं, नदी नाले हैं जी। और अगर आपने उस पानी को पकड़ने की कोशिश की, बाकी चीजें मुझे लगता है ये जो बातें करते अनसाइंटिफिक बातें होती हैं, तो उसके लिए आपको वो चीज को अमली जमा पहनाने के लिए आपको बहुत ज्यादा जो है पैसा दरकार होगा और उसके लिए 50 साल लगेंगे। अच्छा, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब अगर ये कुछ करने की कोशिश करेंगे उससे तो खतरा ही होगा हमारे को। उसके बावजूद भी बात तो ये है कि जो उसमें खत्म हो जाएंगे डॉक्टर साहब, जो कुदरती जो या हम दरिया कहें या फिर जो भी अगर उसको रोका जाएगा, उसको मूव किया जाएगा, तो मतलब उसके भी तो इम्पैक्ट होंगे। बिल्कुल होंगे ना। देखिए आपने अभी जो देखा, जो वाकयात हुए हैं, ये तो कुदरत के खिलाफ हमने किया था ना। हमने सड़कें तामीर की थी, फोड़ के पता नहीं टनलें बनाई थी। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट किश्तवाड़ में कितने हैं, चिनाब वादी में, चाहे डोडा है, रामबन है, किश्तवाड़ है, कितने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स वहाँ पे जी हाँ, कितने टनलें बनाई गई हैं। और ये तो कुदरत के खिलाफ ही था ना, ये हमने जो निजाम खड़ा किया। इतने लोगों का जमावड़ा होना जंगल के अंदर, 50,000 लोग एक साथ चल रहे हैं, फिर आपने पेड़ काटे, फिर आपने ये किया, तो ये तो उस निजाम के खिलाफ है ना। बिल्कुल, निजाम जो है दरिया का निजाम है कि बहना है। ये एक जगह से निकलता है, चाहे ग्लेशियर से निकलता है, चाहे किसी इलाके से निकलता है, पहाड़ी से निकलता है, फिर इसका काम है बहना। जी हाँ, ये बहता है, फिर दूसरे दरिया में मिल जाता है, फिर बड़े दरिया में मिल जाता है, जी हाँ, आगे समुद्र में मिल जाता है, फिर बड़े समुद्र में मिल जाता है, पहले अरेबियन सी में, फिर इंडियन ओशन में जाता है, जी हाँ, फिर हिंद में। तो ये इसका एक नेचुरल प्रोसेस है। बिल्कुल, हम इस नेचुरल प्रोसेस को अननेचुरल प्रोसेस के तरीके से हम बड़े बड़े डैम तामीर करें, वो तब देख रहे हैं क्या हो रहा है। बिल्कुल, उसके बाद अब पूरा कोशिश करें बड़े, हम कुछ भी कर सकते हैं। मुझे लगता है कि जज्बाती बात बाद में सरेंडर करना पड़ेगा हमें। जी। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल, ये जो नुकसानात हुए हैं किश्तवाड़ में, जिस तरह की सूरत हाल बन आई है, अच्छा यहाँ पर एक जनरल बात ये भी आ रही है कि क्या वाक़तन जो हलाकतें हो रही हैं वो तादाद बताई भी जा रही है, चूँकि लोगों की जानिब से या फिर दूसरे सोर्सेज से ये बात आ रही है कि तादाद में इजाफा है, और फिर साथ ही साथ जो रिहैबिलिटेशन की बात करें हम, वो किस तरह से हो रही है। वाक़तन उत्तराखंड का भी मंजर हमारी नज़रों के सामने है, अभी ये किश्तवाड़ में जो कुछ हुआ है वो भी हमारी नज़रों के सामने है। किस तरह से लोगों को वाकई राहत, बचाव और फिर उनको इमदाद वाकई होती है। अगर 2014 की बात करें, हमारे पास भी कश्मीर की बात करें, किस तरह का सैलाब आया था, तो जो हुकूमत की जानिब से कहा जाता है और क्या अमली तौर पर हो रहा है। जी, जो ये वाकया वहां पे हुआ, किश्तवाड़ में जो वाकया हुआ, ये मतलब चिनाब वादी की हिस्ट्री में पहली बार देखा गया है। जो नजदीकी हिस्ट्री पहले हुए होंगे वाकत ऐसे होंगे, उन दिनों पॉपुलेशन नहीं थी ना वहाँ पे जी, और इतना लोगों का जमावड़ा नहीं था उस इलाके में। वहाँ पे 5,000 लोग एक साथ, 10,000 लोग नहीं जमा थे एक साथ। अगर कभी वहाँ पे फ्लैश फ्लड आया होगा उस एरिया में, जी हाँ, लोग तो नहीं थे वहाँ पे उस वक्त 10,000 लोग जमा नहीं हुए होंगे। जी, मसला है कि वहाँ पे ये किसी के जहन में, किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि
150 लोग मर जाएंगे, 100 लोग मर जाएंगे, 50 लोग एक साथ, फिर इतने लोग तब जाएंगे, 150-200 लोग, इतना मलबा ऊपर से आ गया। तो ये इनके जहन में नहीं था, ये इनके वहमो गुमान में नहीं था। इनको था हाँ जी वादी कश्मीर में आते हैं सैलाब, निचला इलाका है, वादी है, प्लेन है, पहाड़ों में इतना होना ये किसी के इनके जहन में नहीं था। हाँ, मुझे लगता है कि इनको सोचना चाहिए। जितने भी हमारे नदी नालों के पास पहाड़ी इलाकों में आबादियां हैं, मुझे लगता है कि इनको रिहेबिलिटेट करना चाहिए, उनको रिसेटल किया जाना चाहिए। जी हाँ। और जो इनके पास प्लान्स हैं बड़े बड़े हाईवेज बनाने के लिए, अगर सड़क हमारे पास एक रेलवे लाइन है, ठीक है, अच्छी बात है, अब दूसरी न बनाए, तीसरी न बनाए जो बेजरूरत हो। ऐसी बेजरूरत कोई डैम और न बनाए, बेजरूरत और कोई ये न बनाए। हम गुजारा करेंगे उतने पे ही, क्योंकि उससे हमें फायदा तो थोड़ा मिलेगा, मगर हमें फिर कुदरत के नुकसान भी आगे जो है ज्यादा सहने पड़ेंगे। बिल्कुल, खतरा। हमने इस इलाके में जहाँ से मछली यात्रा निकलती है, अगर वहां से 40 किलोमीटर लोग चलते थे, अब वो 20 किलोमीटर सड़क से जाते थे, गाड़ी में जाते थे। इससे अच्छा था ना कि वो 20 किलोमीटर चल ही जाते। और सही है, इतना नुकसान जो आज हमारा हुआ, जानी नुकसान हुआ, बिल्कुल कोई फायदा मिला इससे? बिल्कुल नुकसान ही मिल गया ना। बिल्कुल। देखिए, ये एक आस्था होती है, ये एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, इसमें मशक्कत करनी, जैसे हमारा हज है, हाँ, उम्रा है, जी हाँ, या हम बाकी जियारतों पे जाते हैं, जी हाँ, मशक्कत होती है ये, जी हाँ, इसकी मशक्कत होनी चाहिए। चलना, ट्रैकिंग करना, चलना, पसीने निकलने चाहिए, पसीने छूटने चाहिए, जी, तब जाके इसका मजा आता है, इस आस्था का मजा आता है। जी। अब आप गाड़ी में बैठेंगे, एसयूवी में बैठेंगे, एसयूवी गाड़ी में बैठेंगे, मैं यात्रा के लिए जा रहा हूँ, मैं फलानी जियारत पे जा रहा हूँ, उसमें वो मजा नहीं है, उसमें वो मशक्कत नहीं है। जी बिल्कुल। ये चीजें जो है हमारी अथॉरिटीज को समझना चाहिए। एग्जैक्टली, बिल्कुल, इस जानिब तवज्जो कीजिए। एक आस्था होती है, इसमें एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट होता है, वो हमें जहन में रखना चाहिए। बिल्कुल। अब मैं जी हेलीकॉप्टर में जाऊंगा यात्रा करने के लिए, उसमें क्या मजा है? बिल्कुल। हेलीकॉप्टर शोर मचाएगा, उससे फिर एयर पोल्यूशन हो जाएगा, उससे वाइल्ड लाइफ पे इम्पैक्ट होगा, इतने हेलीकॉप्टर चलेंगे वहां से दिन में, जी, तो मजा नहीं है ना उसमें। वही बड़ी बड़ी गाड़ियों में आप एसयूवी में जाएंगे, एसयूवी 500 में जाएंगे, एसयूवी 700 में जाएंगे, आप बड़ी बड़ी मर्सिडीज में जाएंगे वहां पे, आप बड़ी बड़ी पता नहीं किन किन गाड़ियों में जाएंगे वहां पे, उसमें वो मजा नहीं है। बिल्कुल। इस जानिब गाड़ी चलने के लिए सड़कें, हाईवे बनाएंगे आप वहां से, वही नुकसान हो रहा है। 10 साल, 8 साल, 5 साल, बिल्कुल 12वें साल, 13वें साल में वो खत्म हो जाएगी, एक फ्लैश फ्लड आए उड़ा देगा उसको। बिल्कुल। इस जानिब जो है तवज्जो देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जानों का मामला है, जानों के तहफ़्फ़ुज़ात की बात है, माहौलियात की हिफाजत की बात है। माहौलियात की हिफाजत होगी तो फिर यकीनन हमारी जान और माल की भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है यकीनी बन पाएंगे। अदरवाइज़ जिस तरह से अब माहौल एक सियासी बनाया जा रहा है, हर चीज़ को जो है एक फ़िरक़ा वाराना नौइयत दी जा रही है, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए, ताकि इस तरह के हादसात से हम बच सकें। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, इसी के साथ खुसूसी प्रोग्राम मुबाहिसा अपने अख्तिताम को पहुँचता है। अल्लाह हाफ़िज़।